Welcome to our channel Concept Builders by Neeraj Putadra. Do subscribe to our channel for latest videos. आज का हमारा टॉपिक है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899. This was enacted on 1st July 1899 and this is one of the oldest act which is there in our constitution. So कोई भी एक्ट को समझने के लिए पहले जरूरी होता है उस एक्ट को आने के लिए गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस था वो समझना. सो इंडियन स्टैम्प एक्ट लाने का गवर्नमेंट का मेरे अकॉर्डिंगली 2 या 3 कारण थे. सबसे पहले तो इतने डिफरेंट डिफरेंट लॉज एग्जिस्ट करते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उनको कंसोलिडेट करना कि मतलब किस तरीके से स्टैम्प एक्ट आनी चाहिए. जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टैम्प एक्ट लागू होती थी तो उसको कंसोलिडेट करना एंड टू गिव अ लीगैलिटी टू द डॉक्यूमेंट्स व्हाट आर देयर. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारी होती है उसको लीगैलिटी प्रोवाइड करना बाय इफ दे आर अफिक्स्ड बाय अ प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी. सो उसको एविडेंस की तरह हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में यूज कर सकते हैं. सेकेंड विच आई फील विच इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन द फर्स्ट वन इज द reason by which government could increase the revenue of itself. Okay, so ultimate reason of stamp act was कि उस point of time में अगर आप सोचो इंडिया in 1899 there were not many people who were doing businesses. इतने professionals नहीं थे. गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने के उतने जरिए नहीं थे. सो गवर्नमेंट थॉट कि व्हाट कुड बी द डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग इट्स ओन रेवेन्यू एंड द आंसर वाज बाय पुटिंग स्टैम्प ड्यूटी. सो इट वाज लाइक एक तीर से दो निशान है. एक तो आपकी कंट्री वाइड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स बन रही है उस पर लीगैलिटी आ गई, उसको आप अब एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो अगर वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है. एंड आपके कंट्री की रेवेन्यू भी बढ़ रही है जिससे आप कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हो. अब आइए ये समझते हैं कि कौन इस पर्टिकुलर एक्ट को गवर्न करता है. व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट. So act is very clear that center has the main power to give the particular rates for any kind of documents or instruments. But the center has also given an exemption to the states that if the states feel it is adequate for them to increase or decrease a particular rate, then they can do it. से फॉर एग्जाम्पल किसी एक डॉक्यूमेंट को पे सेंटर ने बोला हुआ है कि 10 रुपीज की स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, बट स्टेट फील्स कि नहीं मेरे स्टेट में यहाँ पे 12 रुपए लगनी चाहिए एंड कोई दूसरा स्टेट फील करता है वहां पे 8 रुपए लगनी चाहिए. तो दैट इज कंप्लीटली ओके टिल द लेवल की स्टेट्स आर कंफर्टेबल विद दोस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा और रिड्यूस स्टैम्प ड्यूटी. Another thing what you have to understand is there can be certain items on which the center has imposed a stamp duty, certain items on which the state has imposed a stamp duty. If you end up into any particular item on which nor the state nor the center has imposed a stamp duty, in normal parlance it is a exempted instrument. उसके ऊपर there is no need of charging any duty. But as a good governance, what you should do is you should at least put 1 rupee stamp duty on it, so that if ever in future you want to produce this as in a court of law, you can produce in the court of law. What is the difference between document and instrument? सो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुनते हैं यार मेरे को ये डॉक्यूमेंट ईमेल कर दो या ये डॉक्यूमेंट मेरे पास भेज दो. सो व्हाट मतलब क्या है इस डॉक्यूमेंट का? तो डॉक्यूमेंट का मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में बोला गया है. ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता क्या है कि एनी डॉक्यूमेंट एनी पेपर विच इज इन अ मैनर ऑफ जिसके ऊपर लेटर्स लिखे हो या फिगर्स लिखे हो या कुछ मार्क्स किए हुए हो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं. तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा कि अगर मैं एक प्लेन पेपर पे लिख कर दे दूं कि मेरा घर आज से आपका हो गया, तो वो क्या वो लीगली एक्सेप्टेबल है? तो आंसर इज नो. दैट इज मियर पीस ऑफ पेपर. सो दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, दैट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट. बट अगर मैं उसको प्रॉपरली साइन करके उसको एडिक्वेटली स्टैम्प करके आपको दे दूं, then in that particular case my house is now yours because I have duly attested it, I have duly stamped it. So difference between document and a instrument is कि document होता है mere paper and instrument क्या होता है वो पेपर जब आपको राइट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देता है, जब आपको राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिल जाते हैं तब वो पेपर एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. सो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट कि हर डॉक्यूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बट हर इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट जरूर होता है.
ये कुछ डेफिनेशंस है जो आपको अपने अकॉर्डिंगली पढ़नी है. दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप पढ़ के रखेंगे तो यहाँ से अगर कोई छोटी मोटी 1 मार्क की एमसीक्यू आती है तो इट विल हेल्प यू आउट. ओके, आई विल डिस्कस टू ऑफ दोज डेफिनेशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो एक्चुअल डेफिनेशन है दैट इज गिवन एज द negotiable इंस्ट्रूमेंट, एंड वी विल डिस्कस इट इन लेंथ व्हेन वी कवर द negotiable इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. Only thing what you have to remember is bills of exchange includes hundi. Okay, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है bills of exchange includes what question mark. So on multiple MCQs दिए रहेंगे तो आंसर will be hundi. Bills of exchange के प्राइमरी ट्रेड्स क्या होते हैं? इट शुड बी इन राइटिंग, वो एक इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, इट शुड बी साइंड बाय द ड्रॉवर एंड इट शुड डायरेक्ट अ पेमेंट. ओके, सो दीज आर द key characteristics of a bills of exchange. Another critical or important definition is what is a bond. यहाँ पे बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता जो हम लोग शेयर मार्केट वाले बॉन्ड्स या वो होता है वो बॉन्ड नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे बॉन्ड का मतलब होता है एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर अ पर्सन ऑब्लाइजेस हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन दैट ऑब्लिगेशन शेल बी वॉइड. प्लीज पे अटेंशन, ऑब्लिगेशन शेल बी वॉइड इफ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म और नॉट परफॉर्म. ये एक नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है कि क्या नहीं होने से वॉइड हो सकता है, कि क्या होने से वॉइड हो सकता है. उसके अगर वो नहीं होगा तो उसको हम लोग बॉन्ड की तरह क्लासिफाई करेंगे. कन्वीनियंस क्या होता है? जैसे हम लोग आर्टिकलशिप डेज में थे, हम लोग को कन्वीनियंस मिलता था ट्रैवल करने के लिए, करेक्ट. यहाँ पे कन्वीनियंस का मतलब होता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट या किसी अग्रीमेंट को जब एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मूव करते हो, आप किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर करते हो तो वो जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कन्वेयंस बोलते हैं. ड्यूली स्टैम्प का मतलब क्या होता है? ड्यूली स्टैम्प का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से एक्ट में बोला गया है एंड जितने की स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में बोली गई है उतनी आप जब पे करते हो तो आप उसको ड्यूली स्टैम्प्ड बोलते हो. ओके, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल टू टैक्स टू ड्यूटी, यहाँ पे गलती से शेड्यूल 3 लिख दिया गया, ये सेक्शन 3. Okay, so schedule 1 of the act tells you about which all instruments are chargeable to duty. Specifically, schedule 1 है क्या? Schedule 1 is for the instruments which are executed in India. So आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे हमारी शेड्यूल 1 बोलता है कि इसके ऊपर हमें ड्यूटी पे करनी है. लेटर ऑफ क्रेडिट, बॉन्ड्स, बिल ऑफ लीडिंग, डीड्स मतलब सेल डीड, परचेज डीड, सारी टाइप ऑफ वो डीड्स, कन्वेयंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मॉर्गेज डीड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, लीज अग्रीमेंट्स, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, एनी अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये सारे पे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है. सो इट इज वेरी लॉजिकल कि एग्जाम में आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं. सो फॉर यू इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस चीजों पे एग्जेम्पशन है, विच आर द आइटम्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी. So first is the government. Any transaction when the government would be liable to pay duty is exempted. So इसका सिंपल रीजन इज कि यार गवर्नमेंट अपने एक पॉकेट से ड्यूटी निकाल के अपने दूसरे पॉकेट में तो पे नहीं करने वाली है. इट इज नॉट लॉजिकल ऑल्सो. हमने ऊपर में पढ़ा द प्राइमरी पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट दिस एक्ट वॉज टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू. ओके, अगर वो अपने एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में पे करेगी तो वो इंक्रीज तो कर नहीं है रेवेन्यू को. सो दैट्स वाई इट इज एग्जेम्प्टेड. सेकेंड इसकी एसीजेड्स जो है वहां पे कोई भी डेवलपर या यूनिट है उसके ऊपर नहीं लागू होगी स्टैंप एक्ट. इसका लॉजिकल रीजन ये है कि एसीजेड बनते ही है इसीलिए क्योंकि वहां पे टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाए, वहां पे टैक्स हेवन क्रिएट किए जाए सो दैट लोगों को बिजनेस करने में वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो. लोग पीपल कैन फोकस ऑन बिजनेस एंड नॉट ऑन वेरियस काइंड ऑफ कंप्लायंसेस. सो दैट इज द रीजन व्हाई एसीजेड के ऊपर इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड. The another third place where it is exemption is transaction related to transfers of rights in a ship or vessel registered under Merchant Shipping Act 1984 or Indian Registration Ship Act 1841. What I understand, what could be the reason for these particular act to come in here was कि उस point of time पे they wanted to increase the export and import via ships and that's why these ships were exempted. Now let's come to section 456 liability of payment of duty. This is the most important sections of the act, so please pay full attention to this. मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करूंगा.
सबसे पहला है सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और मॉर्गेज। से फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ सेल ऑफ माई प्रॉपर्टी टू यू, मैं बोल रहा हूं मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी सेल करूंगा, बट उसके साथ में पीछे में 3 और कंडीशन अटैच करता हूं। ओके कि आप अगर कुछ कर दोगे कि आप एक्स के साथ शादी कर लोगे, आप इतना कुछ मेरे को पेपर वर्क करके दोगे और आप मेरे घर के लिए इतना 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 काम करके दोगे, या वैसे मैं 3-4 अलग अलग कंडीशन अटैच कर देता हूँ। वो अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो मैं आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरी सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अल्टीमेट ट्रांजेक्शन एक हो रहा है बट टोटल में 4 अग्रीमेंट बनेगी। एक पहले अग्रीमेंट मेन अग्रीमेंट बनेगी जहां पे मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर उसके पीछे और एक कंडीशन 1, पीछे फिर कंडीशन 2, फिर पीछे कंडीशन 3। सो ऐसा कोई सर्कमस्टेंस आता है जहां पे एक मेन पर्पस है और उसके साथ और वेरियस अदर अदर पर्पसेस अटैच्ड है, जिसके कारण मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बन रही है, तो यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द मेन पर्पस and you have to put 1 rupee stamp duty on all the other secondary purposes. So you have to identify what is your primary purpose and what is your subsidiary purposes. ओके आपके जो पीछे जो कंडीशंस लगे हुए कंडीशन 1 2 3 उसको हम लोग सब्सिडरी इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे एंड उसके ऊपर हम लोग 1 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेंगे विच इज लाइक सेक्शन 5 where instrument relating to several distinct matters are clubbed into one instrument itself. इसका बेस्ट एग्जांपल जो मेरे समझ में आता है एग्जांपल ऑफ सेल्स एंड लीजबैक। सेल्स एंड लीजबैक का अग्रीमेंट में होता क्या है, एक ही अग्रीमेंट में हम लोग सेल कर रहे होते हैं और उसी अग्रीमेंट में हम लोग हायर परचेज या लीजबैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पहला काम आपको जो करना है, फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक द अग्रीमेंट इनटू 2 पार्ट्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि देयर इज अ सेल हैपनिंग एंड देयर इज अ लीजबैक हैपनिंग, and then you have to go to the various schedule and find out the different rate for each sales and leaseback, and then you have to pay the total of those two as a stamp duty to the government of India. थर्ड आता है जहां पे your document has multiple शेड्यूल में आपका डॉक्यूमेंट फॉल करता है, मतलब आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि ये किस पर्टिकुलर शेड्यूल में किस पर्टिकुलर लाइन आइटम में फॉल करेगा। एग्जाम्पल, आपने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, आपने एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट की जो आपको प्रोमिसरी नोट का नोमेनक्लेचर भी है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी नोमेनक्लेचर है। तो आप अगर वैसे सिचुएशन में हो जहां पे आप कंफ्यूज हो तो आप शेड्यूल में जाकर देखोगे कि किसमें ज्यादा ड्यूटी है और आप वो ज्यादा ड्यूटी पे कर दोगे गवर्नमेंट को। पावर टू रिड्यूस स्टैम्प ड्यूटी सेक्शन 9, गवर्नमेंट ही इनएक्ट करता है तो गवर्नमेंट ही रिड्यूस कर सकता है, दैट इज बट ऑब्वियस। सो इट इज लाइक गवर्नमेंट और द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट टू रिड्यूस द स्टैम्प ड्यूटी। रिडक्शन कैन बी द होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी एंड पर्टिकुलर क्लास ऑफ द पर्सन, मतलब पूरी की पूरी स्टेट में या पूरी पूरी एक टेरिटरी में रिड्यूस कर सकते हैं या फिर तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर भी आप रिड्यूस कर सकते हैं ये पर्टिकुलर ड्यूटीज। अब now let's try to understand common modes of payment of stamp duty, section 10. The first one is the adhesive stamp. So to explain you what is adhesive stamp, let me show you the picture. If you remember, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे एंड हम लोग जो पोस्ट कार्ड भेजते थे उसके ऊपर हम लोग इस तरह के स्टैम्प चिपकाते थे, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के। तो इस टाइप के स्टैम्प जिसको हम लोग चिपकाते हैं which we stick on a paper are called as adhesive stamp. So usually adhesive stamps are available in the post office, collector's office. Okay, uses of adhesive stamp. Adhesive stamp हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग 10 नया पैसा एक्सेप्ट पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज अदरवाइज देन ऑन डिमांड। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अदरवाइज देन ऑन डिमांड है, अदरवाइज देन ऑन डिमांड का मतलब हो गया चेक्स। तो चेक्स के ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, अदर देन दैट आपकी एडहेसिव स्टैम्प लगती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया, अगर आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट आउट ऑफ इंडिया पे बनी है तो उसके ऊपर एडहेसिव स्टैम्प लगेगा। ट्रांसफर और एंडोर्समेंट ऑफ द स्टैम्प इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। इफ यू रिमेंबर, अगर जब भी आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है तो हम लोग SH4 फाइल करते हैं, तो उस पर आपने नोटिस किया होगा हम लोग ये एडहेसिव स्टैम्प्स ही स्टिक करते हैं। नोटरियल एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर हम लोग एडहेसिव स्टैम्प लगाएंगे। एंट्री एज एडवोकेट, वकील और अटॉर्नी
ऑन अ रोल ऑफ हाई कोर्ट, मतलब वकालतनामा हो गया, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हो गए उसके ऊपर हम लोग एडेसिव स्टैम्प चिपकाएंगे। कैंसलेशन ऑफ एडेसिव स्टैम्प, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसलेशन ऑफ एडेसिव स्टैम्प का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप देखिए ये वाला पर्टिकुलर स्टैम्प जो है, यही स्टैम्प को मैं एक डॉक्यूमेंट पे आज चिपका दूं, मैंने उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया, कल मैं इसी स्टैम्प को उतार के दूसरे स्टैम्प दूसरे डॉक्यूमेंट पे चिपका दूं, फिर उसको मैंने प्रोड्यूस किया, फिर इसको उतार के मैंने तीसरे डॉक्यूमेंट पे लगा दिया, ये तो है तो चिपकाने की आइटम, इट इज समथिंग टू बी स्टक, आई कैन कट एंड आई कैन पुट इट ऑन अनदर डॉक्यूमेंट। तो इससे व्हाट विल हैपन, द मेन अल्टीमेट पर्पस ऑफ द एक्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अगर मैं ऐसे ही करते रहता हूं कि एक स्टैंप को ही एक दूसरे पे चिपकाते रहता हूं, तो इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं बढ़ती है। ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर इस पर्टिकुलर टाइप का स्टैंप है तो आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, आपको उसको साइन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे बीच में एक साइन की हुई है, यहाँ पे उसने अपना नाम लिखा हुआ है, ये अपने साइन किया हुआ है, तो ये अब जो स्टैंप है ये दूसरे डॉक्यूमेंट पे यूज नहीं किया जा सकता, इट कांट बी यूज एंड इट प्रोटेक्ट्स द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, आप यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर आप साइन करके कर देते हैं बीच में या कैंसिल कर देते हैं वहां पे, तो वो आपका वैलिड स्टैंप है, तभी उसको वैलिड माना जाएगा, उसके पहले तक उसको वैलिड माना ही नहीं जाएगा, उसको आप एविडेंस की तरह यूज कर ही नहीं सकते। जस्ट मियर स्टिकिंग ऑफ एन एडेसिव स्टैंप इज नॉट अ वैलिड स्टैंपिंग, आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, यू मस्ट राइट योर नेम अक्रॉस इट, या फिर तो दो लाइन से आप उसको क्रॉस कर दीजिए, एनी वे बाई विच इट कैन बी प्रूव्ड दैट दिस स्टैंप इज कैंसल्ड, तभी वो एडिसिव स्टैंप को वैलिड माना जाएगा। अब आता है इम्प्रेस स्टैंप। इम्प्रेस स्टैंप क्या होता है? इम्प्रेस स्टैंप होता है इस तरीके का स्टैंप पेपर जो किसी भी हम लोग कोई भी स्टैंप पोस्ट ऑफिस से जाकर हम लोग लेकर आते हैं, जहां पे हम लोग पहले से ही दोनों पार्टीज के नाम, उस पर्टिकुलर पेपर का पर्पस वो हम लोग वहां पे पहले से ही डाल देते हैं, वो किसी डिनोमिनेशन में पहले से नोटेड होता है, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, 200 रुपए का स्टैम्प पेपर, वैसे करके पहले से डिनोमिनेटेड होता है। इट इज अ लेबल इफिक्स्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय अ प्रॉपर ऑफिसर, स्टैम्प इम्बोज्ड और एग्रोव, मतलब वो पहले से ही इंग्रेव्ड है, वो पर्टिकुलर पेपर पे स्टैम्प इंग्रेव्ड है। नेम ऑफ द पार्टीज आर ऑलरेडी मेंशन्ड, किस स्टेट में एग्जीक्यूट होना होता है वो भी उसमें ऑलरेडी मेंशन किया होता है। ये एक बार से ज्यादा यूज नहीं हो सकता, एक बार आपने उस पर प्रिंटिंग कर ली, आप उसको वापस यूज नहीं कर सकते। ओके, मटेरियल जो आपका होता है, कंटेंट जो होता है, आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे लिखना होता है। सो जनरली ये कैसे यूज होता है? से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है जिसके ऊपर 100 रुपीज की स्टैंप ड्यूटी लगनी है। आप क्या करते हो? दो तरीके हैं, एक आप 4 स्टैम्प पेपर खरीद लो 25-25 रुपए के, और चारों पे कुछ कुछ जो ब्लैंक स्पेस होती है उस पर कंटेंट लिख दो। या फिर तो आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टैम्प पेपर खरीद लो 100 रुपीज का, आपका मेन जो कंटेक्ट है आप फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो, और उसके पीछे ब्लैंक पेज पे आप दूसरा आगे का कंटेक्ट को अटैच करके फिर उसको स्टेपल कर दो। तो ये दो तरीके। अब आपका हो सकता है आपने खरीद लिए 100 रुपए के स्टैम्प पेपर, और आपके पास आया जो मटेरियल आपका, फाइनली आपको ये पता चला कि आपका स्टैम्प ड्यूटी इसके ऊपर 50 रुपए की लगनी थी। ओके, तो आपके पास हो सकता था 4 स्टैम्प पेपर थे 25-25 रुपए के। ओके, तो आपने क्या करोगे, आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूट तो कर दिया है, बाद में उस स्टैम्प पेपर का तो कोई काम नहीं है, तो आपका जो काम के बिना का स्टैम्प पेपर है आप उसको क्रॉस कर दोगे, एंड फिर उसको उसी मेन अग्रीमेंट के साथ अटैच कर दोगे, सो दैट बाय दिस मीन्स कि आपने गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट किया है, आपने गवर्नमेंट का स्टैंप वेस्ट नहीं किया है, एंड यू आर नॉट यूजिंग दैट स्टैंप फॉर एनी अदर पर्पसेस, बिकॉज जो इम्प्रेस स्टैंप होता है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही होता है, जो उस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी रिटर्न होता है। सो ये एक केस लॉ भी है जहां पे एक बंदे ने पहले ले लिया था 100 रुपीज का, वेरियस डिनोमिनेशन में ले लिया था स्टैम्प पेपर, बट अल्टीमेटली उसका आया था कि उसको उस पेपर 90 रुपीज का स्टैम्प पेपर ही लगना था, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज का स्टैम्प पेपर था उसने उसी में अटैच करके पीछे में उसको जो ब्लैंक स्पेस होती है उसमें उसको क्रॉस कर दिया था। तो कोर्ट ऑफ लॉ में जब वो प्रोड्यूस हुआ था तो गवर्नमेंट हैड एक्नॉलेज दैट दैट पर्सन हैज डन वेरी गुड डीड by cancelling that extra 10 rupees stamp paper and not using it for some other purpose for which it was not destined to be used.
थर्ड टाइप होता है फ्रैंकिंग। द डॉक्यूमेंट्स फॉर विच स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड इज प्रिंटेड ऑन अ प्लेन पेपर बिफोर द पार्टी साइन इट एंड stamp is affixed on the paper indicating the value of the stamp duty. So franking is a component of an impress stamp only. So आप impress stamp और franking को साथ में पढ़ सकते हैं and it is governed by section 13. पीरियड ऑफ स्टैंपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कब स्टैंप करना है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका डॉक्यूमेंट का लीगैलिटी प्रूव हो सकता है. सो स्टैंपिंग कैन बी डन इन सेक्शन 17, 18 एंड 19 ऑफ द एक्ट. सो सेक्शन 17 क्या बोलता है? इंस्ट्रूमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड इन इंडिया. जब आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हो रहा है तो जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पे या फिर तो उसके पहले आपको उसको स्टैंप करना है. अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हो रहा है दैट इज सेक्शन 18, तो इन दोज पर्टिकुलर केसेस द इंस्ट्रूमेंट जब इंडिया के अंदर आएगा उसके 3 महीने के विद इन आपको उसको एग्जीक्यूट करना है एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट ऑन इंडोर्समेंट. मतलब अगर आप इंडिया में आ गया और आप उसको इंडोर्स कर देते हो किसी और को तो आपका 3 महीना तक का आपको वेट नहीं कर सकते. जैसे आपने इंडोर्स किया आपको उसी दिन आपको वहां पे स्टैंप करना है. वो सेक्शन 17 में फॉल कर जाएगा और आपको उसी दिन उसको स्टैंप करना पड़ जाएगा. अब आते हैं लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिनोटिंग ड्यूटी. डिनोटिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है? डिनोटिंग का मतलब होता है सिंपली टू ब्रिंग अंडर नॉलेज ऑफ समबडी. मतलब यहाँ पे एक्ट क्या बोलने मांग रहा है? हो सकता है कि आपने पहले कोई एक इंस्ट्रूमेंट पे एक्स अमाउंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी पे कर दी है, बाद में जाकर वो आप उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, ओके, बिकॉज ऑफ विच देर इज एन एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी विच यू हैव टू पे. So now you will not be paying the stamp duty on the entire instrument once again. आप क्या करोगे? आप दोनों चीज ले जाके कलेक्टर के पास जाओगे, कलेक्टर को बोलोगे ये मेरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी 100 रुपीज स्टैंप ड्यूटी पे कर चुका हूँ, मैंने इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, मैंने इस अग्रीमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, बिकॉज ऑफ विच नाउ दिस इज इस पे स्टैंप ड्यूटी 150 की लगनी चाहिए, बट मैंने यहाँ पे 100 रुपीज की ऑलरेडी पे कर दी हुई, तो आप इसको डिनोट कर दो, आप इसको एक्नॉलेज कर दो एंड अब मैं 50 रुपीज का एक्स्ट्रा स्टैंप पर पे करता हूँ. तो इसको समझने के लिए करते हैं. से फॉर एग्जांपल पहले मैंने एक लोन लिया ऑफ 100 करोड़ और फिर इसके ऊपर से फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंप ड्यूटी पे कर दी 100 रुपीज की. ओके, आफ्टर 1 ईयर मैंने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया एंड आई चेंज द लोन अग्रीमेंट की मेरा यहाँ पे जो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था, ओके, ये मिला के टोटल हो गया 120 करोड़. मैंने बैंक के साथ निगोशिएट किया, मैंने बोला सर मैं कभी आपको इंटरेस्ट तो पे नहीं कर पाया, लेट्स गो इनटू अनदर अग्रीमेंट वेयर बाय इट इज ऑफ 120 करोड़ एंड उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी बनती थी 120 रुपया. तो यहाँ पे क्या होगा? आप जाओगे कलेक्टर के पास, बोलोगे कि सर ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी अग्रीमेंट ओनली, यहाँ पे 100 करोड़ के ऊपर हमने ऑलरेडी 100 रुपीज की स्टैंप ड्यूटी दी हुई है, आप इसको डिनोट कर दो एंड मेरे को और एक पेपर बना दो जिसके ऊपर मैं ये डिफरेंशियल 20 रुपीज की स्टैंप ड्यूटी पे कर दूंगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज डिनोटिंग ड्यूटी. ओके, बट यहाँ पे मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू विल हैव टू गो टू द कलेक्टर and you will have to take an acknowledgement from the collector stating कि you have paid 100 rupees पहले and now you are paying 20 rupees so that you don't have to carry multiple documents at that time. Okay, so now your only primary document will be 120 rupees का document which will have 20 rupees का stamp duty and a denoting done by the government, denoting done by the पोस्ट ऑफिस कि यहाँ पे आपने पहले ही 100 रुपीज की डॉक्यूमेंट पे कर दिए, तो कलेक्टर विल बी डिनोटिंग द पर्टिकुलर ड्यूटी. नाउ लेट्स कम टू द केस हु एंड व्हाट रेट इन विच द ड्यूटी हैज बीन सपोज टू बी पेड. तो देयर कैन बी 2 ways ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैंप ड्यूटीज. एक होता है कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि आप 100 रुपीज स्टैंप ड्यूटी पे करोगे. एक होता है मैं आपको बता दूं कि आप X% पे करोगे. तो वो जो X% पे करने होते हैं उसको हम लोग एड वेलोरम बोलते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड एक एक करके वेरियस सिचुएशंस किसके ऊपर हमें एड वेलोरम पे करना होता है. अगर आपकी कोई इंस्ट्रूमेंट फॉरेन करेंसी में है,
तो आप उसके ऊपर एड वैलोरम कैसे पे कर रहे हो? से फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो $100 की है, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? वो गवर्नमेंट क्या बोलता है, पहले तो आप देखोगे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई तरीका बताया हुआ है कन्वर्जन का। अगर उसमें ऑलरेडी कोई तरीका कन्वर्जन का बताया हुआ है तो आप वो तरीका यूज कर लोगे कन्वर्ट करने का। अगर आपको उसमें कोई तरीका बताया हुआ नहीं है कन्वर्जन करने का, तो आप ये खोजोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैजेटेड कहीं पे भी अपने ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर किया हुआ है क्या इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैसे आपको कन्वर्जन करना है, तो आप वो वाली रेट यूज करोगे कन्वर्जन करने के लिए। सेकंड आता है स्टॉक्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी सेक्शन 21 एंड 22। यहाँ पे क्या बोलती है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या तो आपकी लिस्टेड शेयर्स नहीं है, तो आप एवरेज प्राइस लेकर उसके ऊपर जो भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी बनती है आप वो पे कर दोगे। अगर आप एक लिस्टेड सिक्योरिटीज हो, आपकी लिस्टेड सिक्योरिटी हो, तो आप उसका मार्केट प्राइस लोगे आपकी सिक्योरिटी का, और आप उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर दोगे। थर्ड आता है इंटरेस्ट रिजर्विंग इंस्ट्रूमेंट रिजर्विंग इंटरेस्ट एंड लोन रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट। हमने अभी एक एग्जांपल देखा था डिनोटिंग ड्यूटी का कि उसमें था हमने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है। अब एक लोन आप लेते हो तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक लोन का एक इंटरेस्ट का। तो आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो लोन के अमाउंट के ऊपर होती है, ना कि इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर प्राइमरी पर्पस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज द लोन, एंड उसका लोन का प्राइमरी item is the amount of loan that has been given to you, that is 100 crore, and not the interest that will accrue on you over the period. If we keep adding the interest and we keep charging a duty on it, then it will become impossible for somebody to keep on paying the duty. That's why government ने क्या बोला है कि आपका जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर आपका लोन अग्रीमेंट का ड्यूटी आपको पे करना है। ट्रांसफर इन कंसिडरेशन ऑफ डेट और सब्जेक्ट टू फ्यूचर पेमेंट, इसको हम लोग तीन वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। एक एक करके तीन एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल्स अपने बेयर एक्ट में भी दिए गए हुए हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल ए ओस बी ₹1000। ओके, मैंने आपसे उधार लिया ₹1000 का। ओके, आप मेरे पास आए एक साल बाद, बोले कि सर आप अपनी प्रॉपर्टी तो आप लोन तो चुका नहीं पा रहे हो, आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे को दे दो। मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे स्टैम्प ड्यूटी कितने पे लगेगी? मैंने आपसे लोन लिया था ₹500 का, मैंने वो प्रॉपर्टी आपको दे दी, तो इन सिंपल टर्म्स आई कैन से ₹500 was the consideration paid for that particular property, then the stamp duty will be paid on those ₹500. Second example can be, I took a loan from you for ₹500 for 5 years। मैंने 5 years के लिए आपको कोई लोन ना इंटरेस्ट चुकाया, वो सब क्लब करके आज के दिन में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज ₹700। I come to you and say कि I want to buy your property, give me that. Okay, so I sell you my property and my loan is waived off. Okay, you waive off my loan. In that particular transaction, what will be the amount for stamp duty? Amount for stamp duty will be ₹700, which is your principal plus the accrued interest. Okay. Third example, what I can put is कि A sells a property to B for ₹500, which is subject to mortgage to C for ₹1000 and an unpaid interest of ₹200. In that particular case क्या होगा, मैंने आपसे एक प्रॉपर्टी खरीदी ₹500 में, एंड गिवन यू, और एक कंडीशन उस पर यह थी कि आपके पास आपने मिस्टर सी से कोई लोन लिया हुआ था, मैं मिस्टर सी का लोन भी चुका दूंगा, एंड उसका लोन का जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी मैं चुका दूंगा। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने कितने पैसे पे किए? मैंने आपको ₹500 पे किए, मैंने मिस्टर सी को ₹1000 प्लस ₹200 उसका अक्रूड इंटरेस्ट के साथ ₹1200 चुकाया, तो टोटल कंसिडरेशन कितना हुआ? ₹1700। तो इन सिंपल टर्म्स आई विल पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन ₹1700। द थर्ड केस व्हाट आई विल टेक इज, लेट्स टेक ए एग्जांपल कि मैंने आपके साथ एक लोन लिया, मैंने आपसे लोन लिया, हम लोग ने वो लोन पे स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी ₹100 की। ओके, वो ₹5000 का लोन लिया। I took a loan from you, A took a loan from B for ₹500 and paid stamp duty of ₹5. Okay, after 1 year
A was unable to pay the money, so B comes and tells him कि I will buy your property. A says okay. ओके तो वो प्रॉपर्टी बाय जब की ए ने बी की प्रॉपर्टी की तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैंप ड्यूटी थी 10 रुपीज की. तो नाउ यू विल गो टू द गवर्नमेंट एंड से कि सर सी दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन विच मैंने मॉर्गेज पहले किया था और मॉर्गेज के अकॉर्डिंगली मैंने वहां पे पहले ऑलरेडी 5 रुपीज की स्टैंप ड्यूटी पे कर दी है. सो नाउ बिकॉज इज अ transaction subsequent to that mortgage, I will only be liable to pay the differential stamp duty of ₹5. ओके सो दिस इज व्हाट इज आप जाकर डिनोट करवाओगे कलेक्टर से कि वहां पे खाली 5 रुपए के ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, 5 रुपए का एक्स्ट्रा ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा. अब आते हैं वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्युटी. अगर आपकी एन्युटी है तो आप उसको किस तरह से वैल्यू करोगे. Sum is payable for a definite period and ascertained amount, then duty is shall be paid on the total amount. अगर आपकी annuity का period and amount ascertainable है, you can identify what is the period and the amount, then on the amount what is ascertained. If you are unable to identify period and that period is for indefinite period, तो आप 20 years का calculate करोगे and उसके ऊपर आप payment कर दोगे. इफ सम पेबल इज एन इनडेफिनेट पीरियड बट टर्मिनेशन है उसमें, एक टर्मिनेशन क्लॉज है उसमें, ओके तब आप मैक्सिमम 12 साल का पीरियड लेकर उसको आप स्टैंप ड्यूटी पे कर दोगे. सो 3 सिनेरियो बनते हैं. एक, अगर आपका पीरियड आइडेंटिफाइबल है एंड सर्टेनेबल है तो आपका जो पीरियड है उसके ऊपर आप पे कर दोगे. अगर आप पीरियड आपका आइडेंटिफाइबल नहीं है और इनडेफिनेट पीरियड के लिए है तो आप 20 साल के लिए पे कर दोगे. एंड अगर आपका इनडेफिनेट है बट उसमें कोई टर्मिनेशन क्लॉज है तो आप 12 साल के लिए का जो भी बनता है स्टैंप ड्यूटी वो पे कर दोगे. अब आते हैं ये समझने का सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28. सेक्शन 27 क्या बोलता है. फैक्ट्स अफेक्टिंग ड्यूटी टू बी सेट फोर्थ इन एन इंस्ट्रूमेंट shall be fully disclosed in the agreement contract along with the facts and circumstances affecting the chargeability. सिंपल है. अगर आप गवर्नमेंट को बोलते हो कि ये ड्यूटी मेरे को इसके ऊपर पे करनी है तो गवर्नमेंट को सपना थोड़ी ना आएगा कि ये किस तरह से आपने कैलकुलेट किया. तो आपको उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन का पूरा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अपने अग्रीमेंट में प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा जिससे कोई और आपका डॉक्यूमेंट पढ़ता है तो वो क्लियरली समझ पाए कि किस तरीके से आपने वो कैलकुलेशन किया है एंड असर्टेन किया जा सकता है कि आपकी स्टैंप ड्यूटी कितनी होगी. सेक्शन 28 ड्यूटीज ऑफ सर्टन कन्वेंस. सोचिए आपने आपके पास एक बिल्डिंग था जिसमें 4 फ्लोर था. ओके आपका वो 4 फ्लोर मिला के आपके पास प्राइस है 1 करोड़ रुपीज. आप एक एक फ्लोर का इंडिविजुअली प्राइस असर्टेन नहीं कर पा रहे हो. यू आर अनेबल टू असर्टेन इंडिविजुअल प्राइस. देन व्हाट विल यू डू. आप जब अगर एक फ्लोर बेच रहे हो आपको स्टैंप ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी. then in that particular case because you are not able to identify the price of an individual floor, what you will do, you will take on a proportionate basis. आपकी पूरे बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी, आपकी 4 फ्लोर है तो आप 1/4 कर दोगे. 1 करोड़ डिवाइड बाय 1/4 दैट इज 25 लाख रुपीज के ऊपर आप स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को डिस्चार्ज कर दोगे. सेक्शन 29 पर्सन लाइबल टू पे ड्यूटी अंडर द एक्ट. हु आर द पीपल हु आर लाइबल टू पे ड्यूटी अंडर द एक्ट. सो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है इन जनरली तो आपके अग्रीमेंट में आप लोग खुद डिफाइन करोगे कि किसकी लाइबिलिटी आती है स्टैंप ड्यूटी पे करने की. बट अगर आपने डिफाइन नहीं किया देन हु विल बी लाइबल. अगर आप लोग दो जन झगड़ा कर रहे हो कि मतलब कौन देगा तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई आप लोग झगड़ा मत करो. अगर आप असर्टेन नहीं कर पा रहे हो तो मैं खुद आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको असर्टेन करना है एंड किस तरह से आपको लाइबिलिटी पे करनी है. गवर्नमेंट ने क्या बोला. सबसे पहले पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अदर देन फायर इंश्योरेंस अगर है तो पर्सन अफेक्टिंग द इंश्योरेंस वो पे कर देगा. पॉलिसी ऑफ फायर इंश्योरेंस है तो पर्सन इशूइंग द पॉलिसी मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी. कन्वेयंस इंक्लूडिंग रिकन्वेयंस ऑफ अ मॉर्गेज प्रॉपर्टी तो जो गारंटी दे रहा है वो कर देगा. लीज और अग्रीमेंट टू लीज बाय द लेसी और द इंटेंडेड लेस. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज बाय द पार्टीज इन इक्वल शेयर. Certificate of sale by the purchaser of the property. The instrument of partition in the partition to the respective shares. आपका जो शेयर होगा पार्टीशन का उसमें
promissory note or bills of exchange, the maker or the drawer of the instrument करेगा. Obligation to give receipt in certain cases. Section 30. This section imposes obligation to give stamped receipt to a person when received money in cash exceeding 20 rupees or receiving a bills of exchange check or a promissory note for an amount exceeding 20 rupees or receive movable property or a value exceeding rupees 20 in part satisfaction of the debt. सो सिंपल है सर, ये एक्ट बहुत पुरानी है, ये इसमें मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है. यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कोई भी तरीके से किसी को 20 रुपीज से ज्यादा दे रहे हैं, either by way of cash, by way of promissory note, by way of bills of exchange, by way of any other movable property also, then you have to give a receipt of acknowledgement which should be duly stamped to that particular person. तभी आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट माना जाता है. Obligation only arises when the demand for receipt is made by the person paying such money. If I don't demand a receipt, then it is not necessary for you to give receipt. If I demand, then you surely have to give the receipt to me. ओके, अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ई स्टैंपिंग के. ई स्टैंपिंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन एंड अ सिक्योर्ड वे ऑफ पेइंग नॉन जुडिशियल स्टैम्प टू द गवर्नमेंट. सो इफ यू वुड हैव नोटिस, जो हमारे इम्प्रेस स्टैम्प होते हैं, जो हमने यहाँ पे देखे थे इस टाइप के स्टैम्प, ये वाले, ओके, तो ये वाले जो स्टैम्प्स होते हैं, दे आर जनरली इशूड बाय द गवर्नमेंट. ये आपको पोस्ट ऑफिस से डायरेक्टली मिलते हैं एंड ये नाउअडेज दे आर ई स्टैम्प. ओके, दे आर ऑलरेडी, आप जाते हो वहां पे, यू गिव देम ऑल द पर्टिकुलर, आप एक फॉर्म फिल करते हो, वहां पे आप लिखते हो किस पर्पस के लिए है, क्यों, पार्टी 1 कौन है, पार्टी 2 कौन है, कौन सी स्टैम्प ड्यूटी इस पे लगेगी, अग्रीमेंट की है या तो रेंट की है या तो लीज की है, शेयर ट्रांसफर की, आप वहां पे पर्पस लिखते हो एंड आप बोलते हो कि ये अग्रीमेंट आप बना दीजिए. तो कंप्यूटर जनरेटेड अग्रीमेंट होती है. मेन पर्पस क्या है इसका, टू फास्टन अप द प्रोसेसेस ऑफ द स्टैम्प एक्ट. पूरा एक्ट का प्रोसेस फास्ट करने के लिए कि इट बिकम्स लाइक एक क्विकली आपको स्टैम्प पेपर मिल जाता है. उसकी लीगैलिटी ज्यादा है बिकॉज उसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ है एंड इट इज स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट का कंप्यूटर सिस्टम में भी उसमें एक यूनिक नंबर जनरेट होता है जो आपके स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ रहता है. ओके, इट इज इजी एंड इट इज वेरी सिक्योर्ड वे ऑफ डीलिंग विद द स्टैम्प. अब आते हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के लिए जो हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स. So basically we understood that stamp duty is paid on ad valorem basis. It is percentage basis of the principal amount. तो उसके लिए we understood what are the various ways in which the stamp duty has to be paid. हमने देखा था कि अगर शेयर है तो उसको मार्केट प्राइस के ऊपर लेंगे या फिर एवरेज प्राइस के ऊपर लेंगे. फॉरेन करेंसी की इंस्ट्रूमेंट है तो हम लोग उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट की रेट है उस पर लेंगे, या फिर तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऑफिशियल गैजेट में दिया हुआ है तो उसके ऊपर लेंगे. ओके, इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड आर नॉट वैलिड एज अ एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ. ये हमने ऑलरेडी समझ लिया कि सेक्शन 35 एंड 36 ऑफ द एक्ट क्लियरली सेज कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं है. बट अगर आप उसको प्रॉपरली स्टैम्प कर देते हो तो वो आपका कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड है. ओके, बट आप ये याद रखिएगा, आपका ये जो वैलिड नहीं होता है वो आपका सिविल कोर्ट में वैलिड नहीं होता, बट क्रिमिनल कोर्ट में ये वैलिड होता है. आपको अगर आपका डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाना है तो आप अपनी पेनल्टी पे कर सकते हो. कलेक्टर आपके ऊपर 10 टाइम्स द पेनल्टी चार्ज कर सकता है. अगर आप वो पेनल्टी पे कर देते हो तो आपका सिविल कोर्ट एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट दोनों में वैलिड होगा. मेनी इंस्ट्रूमेंट मेकिंग कम्युनिकेशन, आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है कोर्ट ऑफ लॉ में. आपको जैसे आपने एक बहुत सारे ईमेल एक्सचेंजेस हुए हैं आप दो पार्टी के बीच में जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करते हो, तो आपको सब पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. आपने किसी एक डॉक्यूमेंट में भी वो मेनी इंस्ट्रूमेंट में से पे कर दिया तो भी दैट इज एडुकेट. गवर्नमेंट पार्टीज के ऊपर कोई भी स्टैम्प देने की जरूरत नहीं है हमें. रिकवरी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड. अगर आपकी जो भी कोई भी टेक्निकल कारण से आपको नहीं समझ आ रहा था कि इसके ऊपर कितने की ड्यूटी पे करनी चाहिए थी तो आपने शॉर्ट लेवी कर दी तो आपको जो बैलेंस है उसको आपको पे करना पड़ेगा. इनके जो आपको उसको ड्यूटी को भुगतान करना पड़ेगा गवर्नमेंट को.
सेक्शन 45 पे आते हैं। सेक्शन 45 क्या बोलता है? पावर टू रेवेन्यू अथॉरिटी टू रिफंड द पेनल्टी और एक्सेस ड्यूटी इन सर्टन केसेस। से फॉर एग्जांपल आपको लगा था कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये इंस्ट्रूमेंट पे 15 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए थी, बट बाद में कोई इनेक्टमेंट आई, बाद में कुछ कारण से आपको समझ आ गया कि इस पे 12 रुपए की हुई, तो कलेक्टर हैज द पावर टू रिफंड यू द 3 रुपीज। ओके, या फिर तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई थी, करेक्टर हैज द राइट टू वेव ऑफ दोस काइंड ऑफ पेनल्टी विच इज इम्पोज्ड ऑन यू। बट उसके लिए गवर्नमेंट ने दो क्राइटेरिया दिए गए हैं। अगर आपका पेनल्टी है तो आपको गवर्नमेंट के पास एक साल के अंदर आपको जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू राइट विद इन 1 ईयर टू देम कि प्लीज वे ऑफ माई पेनल्टी विच यू हैव इम्पोज टू मी ऑन सेक्शन 35 और सेक्शन 40। अगर आपने कोई एक्सेस स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है तो आपके पास 3 महीने का टाइम पीरियड है, अंडर विच यू हैव टू गो टू द गवर्नमेंट एंड से कि प्लीज गिव मी रिलीफ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैम्प ड्यूटी करके आप जा सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, आपके पास दो टाइम पीरियड दिए गए हुए हैं एक्ट में। एक टाइम पीरियड है अगर आपने पेनल्टी में कोई एग्जेम्पशन चाहिए तो 1 साल का पीरियड है, अगर आपने एक्सेस ड्यूटी पे कर दी है तो आपके पास 3 महीने का पीरियड है। सो दैट्स ऑल। ये बहुत सिंपल एक्ट है, प्लीज फोकस कीजिएगा इस पे। एक बार आप रीडिंग करेगा, मैं अपनी ये वाली फाइल आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। You can download this file and read through it. It will not take more than half an hour for you to revise this particular act. बहुत simple act है, very scoring from exam point of view. Hope you like this video. Please like and subscribe to our channel for more videos like this. Thank you.